দেখছেন এজিটি লাইভ 24/7 নরক নুগুই তঙ্গ এজিটি লাইভ 24/7। आप सबके समक्ष उपस्थित होना हुआ है। हमारे त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सम्माननीय राजीव भट्टाचार्य जी, चीफ विहिप सम्माननीय कल्याणी राय जी, सम्माननीय अंतरा सरकार जी, विधायक त्रिपुरा सम्माननीय सुप्रिया जी, सम्माननीय सुनील सरकार जी, समस्त पत्रकार बंधुगण, देश के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय लिख दिया गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब विशेष सत्र का आयोजन किया गया उस समय 16, 17, 18 की तारीख तय हुई कि लोकसभा का विशेष सत्र लाया जा रहा है और इस सत्र के में कौन से बिल आने वाले हैं इसकी चर्चाएं देश में होने लगी। तो हम सब जानते हैं इस देश की आधी आबादी और इस देश के लोग प्रसन्नचित्त थे, प्रफुल्लित थे, खुश थे। वर्षों से लंबे इंतजार के बाद वो दिन आखिर आ रहा है जब हमारे देश की आधी आबादी को उनका अधिकार मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल पास होगा और जिन्होंने लगातार विगत दशक में जब से वो प्रधानमंत्री बने हम बहनों की हमेशा चिंता की और उनके अनुकूल वातावरण तैयार करने का प्रयास किया और उसके तहत हम सब जान रहे हैं कि अभी बिल की बाट हम सब जोह रहे थे और जब 16 तारीख को सत्र प्रारंभ हुआ देश की आधी आबादी और पूरे लोग टीवी के समक्ष निश्चित तौर पे आंख गड़ाए बैठे हुए थे कि ये बिल पास होगा और हम सबके सपने साकार होंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि 17 तारीख को जब ये बिल गिरा उस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल नहीं गिरा, हमारे देश की महिलाओं की अपेक्षाएं गिर गई, हमारे देश की महिलाओं की भावनाओं के साथ विपक्ष के खेल का उजागर हो गया। हमारे देश की बहनों का जो लंबा इंतज़ार था, 30 साल से जो लंबा इंतज़ार कर रहे थे और 30 साल भी मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हैं कि इस विषय को लेकर लगातार चर्चाएं हुई और इस विषय को लेकर हमारी दादी हो, हमारी नानी हो, कई पीढ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं जो लगातार संघर्ष कर रही हैं क्षेत्र के काम के लिए, समाज के काम के लिए, परिवार के काम के लिए, राष्ट्र निर्माण के, राष्ट्र हित के लिए जो कार्य कर रही हैं, उन्हें वो अवसर मिलेगा कि अब वो लोकसभा विधानसभा में 33% के साथ जाएंगी और उनका विचार जो है वो कानून के रूप में परिवर्तित होते हुए हम सबको देखने को मिलेगा। लेकिन हम सब जान रहे हैं जो कांग्रेस हमेशा से जिन्होंने ये माहौल बनाया कि महिला आरक्षण का विषय हम लेकर आ रहे हैं और इसके सृजनकर्ता हम ही हैं, ऐसा वातावरण उन्होंने हमेशा बना के रखा और उस वातावरण को पटाक्षेप 17 तारीख को उन्होंने जिस मखौल के साथ किया है उसे हम सब लोगों ने देखा है। कांग्रेस लगातार महिलाओं के हित की बात कहती रही। कांग्रेस ईडी गठबंधन की अगर मैं बात कहूँ तो लगातार वो महिलाओं के हितों की बात करती रही, लेकिन जब अवसर आया तो उसमें परंतु किंतु लगाकर महिलाओं के अधिकारों को छीनने का काम किया, महिलाओं की प्रगति को रोकने का काम किया। हम सब जान रहे हैं, आप सब जान रहे हैं जिस तरीके से जब बिल गिरा तो बिल गिरने के साथ ही हमने सबने टीवी में फुटेज आप सबके माध्यम से देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से
कि किस तरीके से कांग्रेस के बंधु खुश नजर आ रहे थे, उनके चेहरे पे जो चमक नजर आ रही थी, हम विपक्ष के लोगों के चेहरे पे जो चमक नजर आ रही थी, वो चमक किस चीज की थी, वो चमक किस बात की थी, वो चमक किस लिए था? सिर्फ इसलिए कि देश की आधी आबादी को आप रोक रहे हैं, देश की आधी आबादी को प्रगति करने से रोक रहे हैं, उनके विचारों को कानून के रूप में परिवर्तित करने में रोक रहे हैं। मेज थपथपाते हुए, बाहर उत्सव मनाते हुए वो लोग दिखे। बहुत अफसोस की बात है कि जो लोकतंत्र की जननी इस देश में ऐसी घटना चक्र भी हो रही है जहां आधी आबादी के आकांक्षाओं के साथ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करने का काम विपक्ष कर रही है। भारत देश की महिलाएं देख रही हैं और वो दृश्य उन्होंने देखा, कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। महिलाएं देख रही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद किस तरीके से उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। हम लगातार देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से देश के लोगों को आह्वान किया कि हमारी बेटियों को पढ़ाओ और राष्ट्र निर्माण में जो हम काम कर रहे हैं प्रगति के पथ पे, वो निश्चित तौर पे डबल दोगुना गति के साथ आगे बढ़ेगा। जिस देश की महिलाएं प्रगति करती हैं वो देश ऑटोमेटिक प्रगति करने लगता है। इस भावना के साथ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और कई योजनाएं लॉन्च की, जिसके कारण से हम देखते हैं कि आज स्कूलों में भी बच्चों की संख्या, ड्रॉप आउट बच्चियों की संख्या 0 हो गई है। महिलाएं धुआं रहित भोजन पकाएं, उनके आंख से भोजन पकाने के लिए आंसू ना टपके, इसकी चिंता इतने वर्षों में किसने की? इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुक्ति दिलाने की चिंता किसी ने की तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को आयुष्मान भारत की योजनाओं से भी दूर रखने का प्रयास कांग्रेस ने किया, उसे भी किसी ने पूरा किया। उनके स्वास्थ्य की चिंता किसी ने की तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। मुस्लिम बहनों के ऊपर जो 3 तलाक का तलवार लटक रहा था, उसे लोगों ने राजनीतिक फायदा के लिए कभी इस विषय पे चर्चा नहीं करते थे कि अगर हम इस विषय पे चर्चा करेंगे तो मुस्लिम परिवार में, मुस्लिम बंधुओं में हमारे खिलाफ वातावरण बनेगा और वो हमें वोट नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने वोट की चिंता कभी नहीं की, उन्होंने समाज की चिंता की, राष्ट्र की चिंता की, राष्ट्र के सर्वोपरि विकास की चिंता की, जिसका परिणाम रहा कि 3 तलाक पे भी खुलकर चर्चा हुआ और हमारी मुस्लिम बहनों के ऊपर जो 3 तलाक का तलवार लटक रहा था, उस तलवार को हटाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो ऐसे लगातार हम देखेंगे कि लगातार इंतजार करता हुआ यह बिल कि कब ये बिल विधानसभा लोकसभा के लिए पारित होगा और 33% बहनें अपने विचारों को लेकर लोकसभा और विधानसभा में जाएंगी और जाके अपनी बातों को रखेंगी। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम देख रहे हैं कि लोकसभा का अगर आंकड़ा देखते हैं तो आज भी 13 से 14% महिलाएं ही लोकसभा में पहुंच पा रही। अगर वो पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सिर्फ आप माहौल ही बनाते रहेंगे कि हम महिलाओं के हितैषी हैं, हम महिलाओं की सेवा कर रहे हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब महिला हित के विषय में योजना बनाने की आएगी बारी तो आप उसमें किंतु परंतु बट लगाते हुए उस विषय को खिसकाने का प्रयास करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। इतने वर्षों में हमारी बहनों को बैंकों की तरफ रुख करने से भी रोकने का काम कांग्रेस ने किया। कभी बैंकों के साथ फैमिलियर होने नहीं दिया कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण से। विपक्ष के सरकार की गलत लंबे समय तक जिन लोगों ने यहाँ पे राज किया, मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि जब जनधन बीमा योजना लागू हुआ तो आज 100% महिलाओं का खाता बैंकों में खुला है। नहीं तो हमारी बहनों को भी अपने पैसे को रखने के लिए, थोड़े पैसे जो उनके पास होते थे, उन पैसों को रखने के लिए भी घर के डिब्बे और साड़ियों के नीचे छुपा कर रखने के लिए जगह ढूंढना पड़ता था। इन सारी चीज़ों से मुक्ति दिलाने वाले कोई हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि 33% आरक्षण की बात जब आई और समर्थन आपने किया, लेकिन ऊपरी मन से किया, बाहर से किया, जब वाकई देने की बात आई तो आपने अपना कदम पीछे कर लिया, आपने अपना हाथ पीछे कर लिया। ये विपक्ष की जो राजनीतिक प्रकाष्ठा है, इच्छा है
कि वो इच्छा है कि किस तरीके से वो खुद बने रहे और देश में एक जो माहौल खड़ा किया है उन्होंने महिलाओं के खिलाफ, महिलाएं उन्हें उसे कभी माफ़ करने वाली नहीं है। महिलाएं कभी उसे माफ नहीं करेंगी। और जो मैंने कहा कि 2 दिन लोग इंतजार करते रहे इस बिल के लिए, लगातार टीवी में देखते रहे और ये देखते रहे कि किसने हमारे पक्ष में बात किया है, किसने हमारे विपक्ष में बात किया है। वो दिन समय जब आएगा तब यही बहनें बदला चुकाएंगी, किसने हमारे प्रगति पे बाधा बना है और किसने हमारे प्रगति पे सहायक बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि मुझे श्रेय नहीं चाहिए, हमको श्रेय नहीं चाहिए, आप ले जाओ श्रेय, मैं विज्ञापन छपवाऊंगा और आपको श्रेय दूंगा, लेकिन इस बिल को पारित होने दीजिए। हमारी आधी आबादी को उनका अवसर मत उनसे छीनिए, उनका अधिकार उनसे मत छीनिए। तो ये बात जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा तो भी विपक्ष के साथियों को समझ में नहीं आया। माननीय प्रियंका जी काफी मुस्कुरा कर कह रही थी और बहुत चमक के साथ उनका चेहरा दिख रहा था कि जब ये बिल गिरा तो माननीय प्रियंका जी, मैं कहना चाहूँगी आप भी एक महिला हैं, लेकिन आपका जो हाइट है, ऊंचाई है, वो इस स्तर पर है कि आप किसी गांव की महिला के बारे में, उसके संघर्ष के बारे में, उसके चुनौतियों के बारे में शायद आप बहुत गंभीरता के साथ, आपके पास बहुत जानकारी नहीं है कि उसके संघर्ष के साथ अगर राजनीति कर भी रही है, अगर उसने एमएलए भी बना है, उसने पंचायत में प्रतिनिधित्व भी उसे मिला है, लोकसभा में अगर वो किसी तरीके से पहुंची हैं, तो जो लोकसभा का आंकड़ा है, मैंने पहले ही कहा कि 13 और 14% के बीच आज हमारा वो आंकड़ा आ रहा है। अगर हम उसको बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जब इस तरह की बात आती है तो मुझे लगता है एक कदम आगे बढ़ के आपको इसका समर्थन करना चाहिए। आप लोग समर्थन करते हैं और समय आया तो आप पीछे हट गए। ये देश की जनता समझ रही है, देश की महिलाएं समझ रही हैं और अब ये देश की जनता और देश की महिलाएं आपको कभी माफ़ करने वाली नहीं है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे अवसर जब उनके हाथ पे आएगा तो बता कर रहेंगे कि जो हमारे साथ सही में खड़ा है, राजनीतिक चाहत से ऊपर उठकर हमारे साथ जो खड़ा है, हम भी उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिन लोगों ने रोकने का प्रयास किया है, अब वो समय आ गया है कि इसके पहले भी हम देखेंगे कि लगातार जब ये बिल आ रहा था तब कई बार उन्होंने सदन में इसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं होगा। आने वाले समय में फिर से हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और हमारी बहनों को वो 33% आरक्षण मिले और विधानसभा लोकसभा में उस प्रतिशत के साथ आगे जाएं और अपने विचारों को वहां कानून के रूप में परिवर्तित करें। इस बात के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी रहेगी और काम करती रहेगी। आप सबके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि विपक्ष के लोग हमारी बहनों को जिस तरह से छलने, ठगने, धोखा देने का काम कर रहे हैं, अब हमारी बहनें वो छलावा को बर्दाश्त नहीं करेंगी। और विपक्ष आज एक्सपोज हो गया है। इतने दिन तक तो जो है एक पर्दे के पीछे चल रहा था कि लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। जब साथ रहने की बारी आई तो किस तरीके से वो पीछे हट गए हैं, इसको आज देश की महिलाएं समझ गई हैं, हमारी बहनें समझ गई हैं। और आने वाला समय अब उनका नहीं होगा। वे ऐसे स्वार्थी तत्वों को हमारी बहनें ही कुर्सी से, सत्ता से हटाएंगी और जो उनके समर्थन में, उनके हित में जो कार्य करने वाली सरकार है, ऐसी सरकार बनकर निकल कर आएगी। बंधुओं, मैं आग्रह करना चाहूँगी, आप सबसे निवेदन भी करती हूँ और हमारी बहनों से भी मैं अपील करती हूँ कि ये वो समय आ गया है जब विपक्ष आपके साथ जिस तरह का खेल कर रहा है, आने वाले समय में उन्हें सबक सिखाने का एक अवसर आपके पास है, आप पास आएगा, आपके हाथ में आएगा, तो निश्चित तौर पे आप उस दिशा पे काम करेंगे। और जो लोग आपके प्रगति में बाधक हैं, ऐसे लोग नहीं रहेंगे। इन बातों को लेकर मैं आप सबके समक्ष यहाँ पे उपस्थित हूँ। हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और निश्चित तौर पे हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से विरोध किया गया, हमारे अनुसूचित जनजाति की बहनें हो, अनुसूचित जाति की बहनें हो, बहनों को रोकने का प्रयास किया गया। इस बिल के आने से बहुत सारी बहनों के सपने टूट गए हैं। अब वो सपने को आने वाले समय में साकार करने के लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता और उस संघर्ष की दिशा पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को इसीलिए हम सब ने यहाँ पे आमंत्रित किया कि आपके माध्यम से हमारी बात जाए
कि जिस तरीके से छलने और ठगने का काम जिन लोगों ने किया है, धोखा देने का काम जिन लोगों ने किया है, उन्हें आप समझिए और अपना एक नया आयाम, नया दौर लिखने के लिए, 21वीं सदी के भारत के लिए नया दौर लिखने के लिए तैयार हो जाइए। ये अपील मेरी हमारी समस्त बहनों से है। इन्हीं के साथ मैं तो एलिगेशन है कि सरकार वुमेन्स रिजर्वेशन के बिल के पीछे डिलिमिटेशन बिल को पास करवाना चाह रही है और जिन्होंने समर्थन नहीं किया उनमें सिर्फ कांग्रेस या ऑपोजिशन भी नहीं है, एनडीए के जो अलायंस पार्टी है वो भी है। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? मतलब एनडीए के सपोर्टर ही इस देखिए, इस बात को अगर हम कहते हैं डिलिमिटेशन की बात हो या अन्य हो, विपक्ष कभी चाहता ही नहीं है कि 33% महिलाएं वहां पे पहुंचे और अपनी बातों को मुखरता के साथ कहें। जो 2 दिन की चर्चाएं थी उनमें सारी बातें हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ उनके समक्ष रखा और एक विषय पे तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं अमिटमेंट के साथ वापस आ सकता हूँ। ये अध्यक्ष जी से भी उन्होंने इस बात को कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल जो आना है, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस लगातार ये सोच रही थी कि इसका श्रेय हम ले जाएंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार में ये बिल आ रहा है तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये श्रेय 100% वो ले जाएंगे। तो यहाँ श्रेय की बात नहीं थी, यहाँ पे ये था कि आधी आबादी की भावनाओं पे काम करने की बात थी। तो ये जिस तरीके से मैंने कहा कि परंतु किंतु लगाकर जो है इस बिल को रोकने का काम किया है और ये कांग्रेस ने किया है। 2023 को तो बिल ऑलरेडी पास हो चुका है 2023 व्हाई अगेन रिक्वायर्ड टू बी पास, देयर वाज सम अमेंडमेंट। देखिए, 2023 में सबने इस विधेयक को पास किया, लेकिन 2023 में जो बातचीत हुई और जनगणना का मामला आया, परिसीमन का मामला आया, अगर हम उस आधार पे करते तो 2029 के जो इलेक्शंस है उसमें हम 100% महिलाओं को इसका लाभ नहीं दे पाते। इसलिए निश्चित तौर पे जल्द से जल्द उनको ये बेनिफिट दिलाया जाए, इसलिए बिल लाया गया और इसको संशोधित विधेयक लाया गया और इसको लोकसभा में रखा गया। पर जनगणना तो अभी तक हुआ ही नहीं, दैट इज इन द कंटीन्यूअस प्रोसेस, आई थिंक इट विल टेक अनदर 2-3 इयर्स। देखिए, आप देख रहे हैं कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए टाइम लगता है, लेकिन आप देखेंगे चाहे परिसीमन की बात हो चाहे जनगणना की बात हो, अगर हमें जल्द से जल्द अगर लाभ दिलाना है तो हमको इसमें अमिटमेंट के साथ हमें जाना होगा। अगर हम इस अमिटमेंट के साथ नहीं जाते तो और लंबा समय लगता हमारी बहनों को, 29 के बाद होता। तो हम 29 में ये सारे बेनिफिट हमारी बहनों को, देश की महिलाओं को दिलवाना चाहते थे, इसलिए ये लाएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि विपक्ष को किस बात की तकलीफ हो गई, किस चीज़ की तकलीफ हो गई, किस बात की परेशानी होगी। आप तो हमेशा कहते रहे ना कि कहते रहे कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, हम महिलाओं के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन जब अगर कुछ बातों के साथ, अगर ये कमिटमेंट के साथ हम कुछ आए हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि किंतु परंतु कहने के बजाय आप इसका समर्थन करते और 2029 में इसमें लाभ हमारी बहनों को दिलवाते तो शायद ये सार्थक होता, लेकिन इसके अगेंस्ट वो लोग खड़े रहे। तो मैडम, सवाल तो वही हुआ ना कि अमेंडमेंट जो है वो नारी शक्ति बिल के पीछे कुछ और गवर्नमेंट करवाना चाह रहे थे और ऑब्जेक्शन नहीं, ये क्या चाह रही थी, ये डिलिमिटेड क्या चाह रही थी? कुछ नहीं चाह रही थी। आप देखिए, 1976 की बात आती है, उसके बाद से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास लगभग हम देखते हैं तो 54-55 करोड़ पॉपुलेशन था और आज की अगर हम स्थिति देखते हैं तो 140 करोड़ का पॉपुलेशन हो गया है। और परिसीमन को तो आपातकाल में भी कांग्रेस ने रोकने का प्रयास किया था और आज भी परिसीमन को रोकने का काम कांग्रेस ने किया है। तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से अगर प्रतिनिधित्व आपको देना है, होना चाहिए, जो नहीं हुआ है लोकसभा में, देना चाहिए, तो उसके लिए अगर प्रस्ताव आ रहा है तो इसमें बुराई क्या, किसको नुकसान हो रहा है? कांग्रेस भयभीत है, इस बिल के आने से कांग्रेस भयभीत है, विपक्ष के लोग भयभीत हैं, इसलिए वो रुकावट बन के खड़े हैं, वरना ये आज स्थिति देखने को नहीं मिलता और पूरा देश आज उत्साह मनाता रहता। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो हैं, भारत के पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर जिस तरीके से महिलाओं को हमेशा से बराबर और सम्मान
सम्मान का प्रतिनिधित्व जिन्होंने दिया है, लेकिन बीच में जो कालखंड आए हमारे साथ, भारत के साथ, और अब महिलाएं पिछड़ी तो उन्हें एक समान अवसर देने की बारी आई तो आप फिर से वापस पीछे खसक गए। ये कांग्रेस की रणनीति है, चाल है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाना नहीं देना चाहता। और मैम, कांग्रेस और विपक्ष के अलावा एनडीए की कुछ पार्टियों ने भी इसमें वोट नहीं किया, तो उस बारे में आप क्या बताएं? देखिए, हमारे पास जो वोट था वो हमको अधिक वोट मिला है। हमारे भट्टाचार्य जी हैं, अधिक वोट मिला है, और आगे का वहाँ की स्थिति जो है आप भट्टाचार्य जी आपको विस्तृत रखेंगे, क्योंकि सदन में आप उपस्थित रहे हैं और सारी चीजें बातचीत हुई। বিশেষ একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে সাংবাদিক বন্ধুদের আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আমরা আহ্বান করেছি। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা এবং নমস্কার। আজকের এই প্রেস বার্তাতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের রাষ্ট্রীয় সহসভানেত্রী লতা হুসেনজি, আমাদের সাথে রয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সম্মানীয় সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ সম্মানীয় শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। আমাদের সঙ্গে আছেন আজকের এই প্রেস বার্তাতে আমার সহকর্মী ত্রিপুরা বিধানসভার সম্মানীয় সদস্য শ্রীমতী অন্তরা দেব সরকার মহোদয়া। আমাদের সাথে আছেন সিপাহী জেলা সভাধিপতি শ্রীমতী সুপ্রিয়া দাস দত্ত। আপনারা জানেন 16 এপ্রিল থেকে 18 এপ্রিল একটি বিশেষ অধিবেশন দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্মানীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আহ্বান করেছে। আজকে দেশের একটা বহু চর্চিত বিষয় নারী শক্তি অধিনিয়ম বিল, যেটা 2023 সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাশ হয়ে গেছিল লোকসভা এবং রাজ্যসভা, এমনকি দেশের মহামহিম রাষ্ট্রপতির অ্যাসেন্টও হয়ে গেছিল। একটি বিশেষ সংশোধনী এনে লোকসভায় 2026 সালের 16 এপ্রিল আবার একটি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল সংসদে পেশ করা হয়, তারপরে এটাতে ভোটাভুটি হয় এবং এই নারী শক্তি অধিনিয়ম বিল এবং তার যে সংশোধনীটি অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে আমরা আজকে আপনাদের অবগত করছি যে কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোট যেটা কংগ্রেসের, তারা এই বিলটির বিরুদ্ধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পরেও এই বিলটি আমরা পাশ করতে পারিনি সংসদে। ইন্ডি জোট এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মহিলা বিরোধী, তারা আবার আজকে প্রমাণ করলেন। তারা এই বিলটির শুধু বিরোধিতা করেননি, এই দেশের অর্ধেক আবাদী 70 কোটি নারীদের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত করেছেন। নারীকে সম্মান দেওয়ার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম বিল এনে নারীকে সম্মান দিয়ে এই দেশের নারীদেরকে রাজনীতিতে অংশীদারত্বের সুযোগ দিয়ে যে সম্মান দেওয়ার একটা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, যে ভাবে এগিয়ে গিয়েছিলেন যে এই দেশের বিকাশে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় নারীদের শুধু ভোটার অধিকার নয়, নারীদের রাজনীতিতে অংশীদারত্ব হতে হবে। যে অভিপ্রায় নিয়ে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে, যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী শক্তি অধিনিয়ম বিল এনেছেন, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং বিপক্ষ জোট সেটাকে ভ্রূণ হত্যার মতো, একটা মহিলা কন্যা সন্তান ভ্রূণকে যেমন মেরে ফেলে দেওয়ার একটা অভিপ্রায় আমরা দেখতে পেয়েছি। নারীর অধিকারকে সংসদে পাশ না করিয়ে একটা ভ্রূণ হত্যার সামিল এই কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোট। তারা নারীদের ক্ষমতা পছন্দ করেন না, নারীদেরকে পিছিয়ে রাখতেই তারা চান। এই দেশের নারীদেরকে রাজনৈতিক অধিকার দিতে তারা চান না। তারা চান তাদের পরিবারের মধ্যেই সমস্ত ক্ষমতা থাকুক। তারা চান, কংগ্রেস ইন্ডি জোট চান, এই কংগ্রেস চায়, রাহুল গান্ধী চান তার মা সোনিয়া গান্ধীজি রাজনীতিতে থাকুক, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী রাজনীতিতে থাকুক। যে কংগ্রেস পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাস করে, আপনারা জানেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর কি রাজনৈতিক তার প্রচেষ্টা ছিল এই কংগ্রেস সময়। তাকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা করে নেওয়া হয়েছে। তার পরিবারের মহিলারা সম্মান পাবে, কিন্তু এই দেশের মহিলারা সম্মান পাবে না।
দেশের প্রধানমন্ত্রী যেটা চেয়েছিলেন, এই দেশের অর্ধেক আবাদিকে রাজনৈতিক অধিকার দিয়ে লোকসভা থেকে শুরু করে রাজ্য বিধানসভা এবং ইউনিয়ন টেরিটরিতে বিধানসভাগুলিতে মহিলাদেরকে সাংসদ এবং বিধায়ক বানিয়ে তাদেরকে রাজনৈতিক সুযোগ করে দেওয়া, সেটা কংগ্রেস এবং তার জোট সেটাকে ভেস্তে দিয়েছে। সেটাকে আমরা নিন্দা জানাই, সেটাকে আমরা ধিক্কার জানাই। কংগ্রেস সবসময় উন্নয়ন বিরোধী ছিল, কংগ্রেস সবসময় মহিলা বিরোধী ছিল, সেটা আবার প্রমাণ করেছে। এই বিষয়ে আমাদের আজকে যিনি আমাদের নেত্রী, আমাদের রাষ্ট্রীয় সভানেত্রী লতা হোসেনজি রয়েছেন এখানে, তিনি আপনাদেরকে বিস্তারিতভাবে সম্বোধন করবেন। আমি আপনাদেরকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা এসেছেন, আপনাদের মাধ্যমে গোটা রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরেও আমরা এই বার্তা দিতে চাই যে কংগ্রেস উন্নয়ন বিরোধী, কংগ্রেস মহিলা বিরোধী। এই দেশের অর্ধেক আবাদী, এই দেশের 70 কোটি নারীদের অভিশাপের পাত্র হয়ে গেছে এই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সেটা আজকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে কংগ্রেস কখনো মহিলাদের ভালো চাননি, আর চাননি বলে মহিলা প্রধানমন্ত্রী যিনি ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীজি এই মহিলা বিল পাস করেননি। আজকে आपका क्या देखिए डीजी ने बोला है कि नहीं परिस्थिति ऑलरेडी स्वाभाविक है। डू यू थिंक द परिस्थिति इज स्वाभाविक पोस्ट पोल रिजल्ट वायलेंस? ना देखिए, त्रिपुरा में आपको जो अभी सवाल पूछा गया है, वायलेंस की बात आप करेंगे तो ये चुनाव की बात, रिजल्ट की बात, कुछ जगहों में हमारा कार्यकर्ता को मारा है, कुछ कैंडिडेट को भी मारा है, कुछ घर पर ही जलाया गया है। इसके बारे में हमारा पूरा टीम चारों ओर से हमारा मिनिस्टर जो है, इन लोग सब जगहों में गया है, विजिट किया है, तो इसका जानकारी हम लोग ले रहे हैं। और आप जानते हैं मैं भी स्टेशन में नहीं था, मैं दिल्ली में पार्लियामेंट में था, तो मैं आज भी उन लोगों को बुला रहा हूँ और बातचीत करूंगा और डीजी से भी बात करूंगा कि जिन लोग घर से आया है इन लोगों को सुरक्षा देके घर में भेजे, उनकी व्यवस्था करें। तो मैं इस बारे में जानकारी लेके आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, जो चुनाव हो गया, जीत गया, ठीक है, सरकार जो बनेगा, लेकिन ये जो परिणाम की बात जो हो रहा है ये तो ठीक नहीं। ये हमने देखा था वो कम्युनिस्ट 25 साल सीपीएम का राज था, सीपीएम का राज में ये दृश्य हम लोगों को देखने को मिलता था, और सेम B2 अभी ये परिणाम की बात, एडीसी चुनाव के बाद ये देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो ये ठीक नहीं है। और किसको किसको मार रहा है? थानसा को मार रहा है, तिप्रासा को मार रहा है। ये क्या है? हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, हम बात कर रहे हैं एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा आप बात कर रहे हैं, और त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा आगे बढ़ेगा, तो ये संतरास करके, ये खून खराबी करके, किसी का घर जला के ये डेवलपमेंट कैसे होगा? पहले तय करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट होगा या डेवलपमेंट इशू में लड़ेंगे हम लोग ना, ये हम लोग पार्टी जो हम लोग संतरास की बात करते हैं वहां पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो एक डेमोक्रेसी होता है, और डेमोक्रेसी की बात जो करते हैं घर में बैठ के, ये त्रिपुरा को एक एग्जाम्पल है। इस चुनाव में डेमोक्रेसी की बात जो खिलाफ जो बात करते हैं, त्रिपुरा एग्जाम्पल है। हम सरकार में हैं लेकिन हमारा नहीं हुआ, कुछ खामी रह गया होगा। तो प्रॉपर डेमोक्रेसी की वे में चुनाव हुआ है, तो मैं इसका बहुत मैं गुजारिश करता हूं, आप लोग मिलकर चलिए,
थानसा ऊपर मारेगा, वो अत्याचार करेगा, वो डेवलपमेंट कैसे होगा? पहाड़ का डेवलपमेंट चाहिए, ये पहला मुद्दा है। इस मुद्दे पर हम लोग सब मिलकर काम करना है। 300 অধিক বিজেপি যারা আছে দলীয় আপনারা দলীয় যারা লোকরা আছে তারা 300 অধিক বাড়িঘর ছেড়ে আগরতলা স্থানান্তর গ্রহণ করেছে। তারা তাদের একই কথা, আমরা বিজেপি করেছি যার কারণে আমাদের উপর এরকম অত্যাচার করা হচ্ছে। আজকে সরকার আপনাদের পার্টি আপনাদের সবকিছু আপনাদের, তাদেরকে কেন এখন পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাটা করা হয়নি? তাদের পাশে কেন এরকম করা হচ্ছে? সেই জিনিসটা কতটুকুভাবে আপনি দেখছেন? না না, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি হিসাবে কার্যকর্তা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়। এই কার্যকর্তাদের মূল্যায়ন এবং কার্যকর্তার উপর যেহেতু হামলা হুজ্জতি হচ্ছে, সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আর এখানে বসে নিন্দা করছে এটা না, এখানে পার্টি অফিসে বসে নিন্দা করছে এটা না। আমরা আমাদের মন্ত্রী, আমাদের যারা পার্টির সিনিয়র লিডার, জেলার নেতৃত্ব, তাদেরকে আমরা তৎক্ষণাৎ আমরা পাঠিয়েছি। আমি তো বললাম যে আমিও ছিলাম না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বাইরে রয়েছেন, পশ্চিমবাংলার প্রচারে রয়েছেন। আমি আজকেই তাদের সঙ্গে কথা বলবো এবং কয়েকটা জায়গাতে আমি নিজেও যাব এবং ডিজির সঙ্গেও আমি হয়তো আজকে না হয়, যদি সম্ভব না হয় কালকে হলেও দেখা করবো। একদম কঠোর ভাষায়, কঠোরভাবে আমরা তার নিয়ন্ত্রণ করব এবং মানে এই কার্যকর্তাদের যাদের উপর হামলা হুজ্জতি হচ্ছে, এটা কোনোদিনও যারা এর সঙ্গে জড়িত কাউকে যাতে রেহাই না করা হয়, তার জন্য সরকারের কাছে আমরা আপিল রাখবো এবং আমরা বড় প্ল্যানিং করে আমরা সেই জায়গায় আমরা বসবো, কথাবার্তা হবে। থ্যাংক ইউ স্যার, লট অফ ভায়োলেন্স আর টেকিং আছে বক্সনগর থানার ওসিকে ধমকাচ্ছে, যদিও তিনি এখনো স্বীকার অস্বীকার কোনোটাই করেননি। তো দলের তরফে এই বিষয়ে কি মন্তব্য থাকবে? এই প্রসঙ্গে তো আমিও, আপনি যেরকম শুনেছেন আমিও শুনেছি। আমি আমার যারা টিমে রয়েছেন তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবো এবং খোঁজখবর নেব, খোঁজখবর নিয়ে দেখা যাবে কি করা যায় এবং অডিওর সত্যতা তো যাচাই করতে হবে, সেটাও অডিওর যাচাই করতে হবে। সত্যতা যাচাই করা হবে। অবশ্যই অস্বীকার করেনি, সেটা হচ্ছে সমস্যা। এটা ওনার বিষয়, দলীয়ভাবে যখন কোনো রিপ্লাই দেওয়া উচিত, যেখানে প্রদেশ সভাপতি নিশ্চয়ই সেটাকে আগে তদন্ত করে দেখবেন, অডিও ক্লিপিংটা এবং ভয়েস। সবাইকে ধন্যবাদ। চিনিও কক্তমা নাইমা বাগুই বেলাই হামবাই। ये न्यूज़ कंटेंट देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए AGT Live 24/7। Thanks for watching AGT Live 24/7.